प्रतीक सेजवाल जी, आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर मेरा नाम प्रतीक सेजवाल है। मैं खरगोन जिला के हीरापुर ग्राम में रहता हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से किया है। और अभी मैं पीएचसी कानापुर में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। आप अपना रोल नंबर बताएं। रोल नंबर सर, सॉरी सर, मैं अभी क्या रिकॉल नहीं कर पा रहा रोल नंबर अभी मैंने। तो लेकिन याद कर लीजिएगा, है ना। ठीक है सर। कुछ हो जाते हैं। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो खरगोन है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो खरगोन के बारे में कुछ बताइए। सर खरगोन फेमस है अपने एग्रीकल्चर के लिए, टेक्सटाइल के लिए। जैसे अपना महेश्वर एरिया के टेक्सटाइल के लिए फेमस है। और यहाँ पे प्राचीन मंदिर और एक बाजीराव पेशवा का एक अपना किला भी है। ठीक है। कोई धार्मिक स्थल भी है क्या? सर धार्मिक स्थल में एक सिरवल महादेव का जो मंदिर है वो है अपने यहाँ। और बाकी जो खरगोन में प्राचीन मंदिर जो स्थापित है। तो प्रतीक जी, आप मेडिकल ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, जो एक अपने ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे यहाँ के लोगों की सेवा करने का एक अवसर मिल जाएगा। और मैं उनको अच्छे से अपने एक तरीके से गाइड कर सकता हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र के आबादी है उनको मैं अच्छे से। तो अभी प्रतीक जी, बातचीत के दौरान आपने बताया कि आप अभी भी मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं निजी क्षेत्र में, है ना। हाँ सर बिल्कुल। तो वहाँ निजी क्षेत्र में कार्य करते हुए एज ए मेडिकल ऑफिसर क्या क्या आपके दायित्व होते हैं? सर एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना रहता है, ओपीडी, जो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट वगैरह के लिए नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम है अपने, जो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है उसका मॉनिटरिंग करनी रहती है। अपने स्टाफ का सुपरविजन करना रहता है। ये दायित्व अभी कुल मतलब एक एज अ मेडिकल ऑफिसर मेरे अंडर आते हैं। ठीक। अ, अभी आप मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के हाँ सर। क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं देखते हैं? सर जो कानापुर जो हमारा एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर एक जो वेक्टर बोर्न डिसीज ज़्यादा प्रिवेलेंस है। वाटर वाटर बोर्न डिसीज ज़्यादा प्रिवेलेंट है। एक टीबी के पेशेंट भी ज़्यादा हमारे इधर अभी कुल आ रहे हैं मतलब। चलो। तो अभी सरकार के द्वारा क्या क्या इस समस्या के समाधान के लिए कौन कौन सी नीतियों को क्रियान्वित किया जा रहा है? सर सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियां चलाई जा रही है। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे पीएमएस ई पीएमएस हर महीने की 9 तारीख को चलाया जा रहा है। फिर जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। फिर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अच्छा, प्राथमिक उपचार में क्या क्या आता है? सर प्राथमिक उपचार में जो बेसिक अपना सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट जो अपन प्रोवाइड करते हैं, जो जिससे उसके मतलब रोजमर्रा में कोई तकलीफ ना हो पेशेंट को। अच्छा, भी आपने देखा होगा अक्सर डेंगू के केस में फीवर भी रहता हाँ सर। है और साथ साथ प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या उपचार सुनिश्चित करते हैं आप? सर डेंगू का मैनेजमेंट एक बेसिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के हिसाब से ही करते हैं। स्टार्टिंग में अपन को फ्लूइड मैनेज करना रहता है और जो सिम्टम जैसे फीवर आ रहा है उसका मैनेजमेंट रहता है। लेकिन अगर प्लेटलेट डाउन होता है तो अपन एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ऑप्शन रहता है। अगर 20,000 के नीचे प्लेटलेट आ रही है तो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी एक वो रहता है।
अच्छा, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कौन कौन सी दवाएं उपलब्ध हैं या घरेलू उपचार उपलब्ध है? सर घरेलू उपचार जो एक मान्यताओं के हिसाब से पपीते के पत्ते का रस आता है, और इसके लिए टेबलेट भी आती है आयुर्वेदिक में। बाकी जो अपना प्लेटलेट के लिए एक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी होता है, जो अपना एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट रहता है उसके हिसाब से। ठीक है, पीपीएच क्या होता है? सर पोस्ट पार्टम हिमरेज होता है, जो आफ्टर डिलीवरी जो अगर हिमरेज हो रहा हो 1 लीटर से ज्यादा, अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो उसको अपन पीपीएच बोला जाता है, जो एक इमरजेंसी उसमें आता है। तो ऋतिक जी, आप मुझे बताइए कि एनीमिया क्या होता है और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बताइए। मैम एनीमिया बेसिकली एक हीमोग्लोबिन की कमी मान सकते हैं अपन, जो क्लासिफाई होता है माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया। सर माइक्रोसाइटिक में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आती है, और मैक्रोसाइटिक में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आती है। और नॉर्मोसाइटिक भी होती है, जिसमें एक हीमोलाइटिक एनीमिया जो कारण रहता है उसका, जिसमें जो आरबीसी का शेप रहता है वो नॉर्मल रहता है सर। सर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में बताइए थोड़ा, उसमें क्या होता मैम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B12 की डिफिशियंसी के कारण होती है, जिसमें जो एमसीवी रहता है वो 100 के ऊपर चले जाता है, जिसका मैनेजमेंट एक B12 एक इंजेक्शन के द्वारा या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी के कारण भी होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसका मैनेजमेंट में फोलिक एसिड यूज करते हैं। है? तो इसके कारण जो है क्या प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ते हैं? मैम वीकनेस रहती है, लेथार्जिक रहता है पेशेंट, जो रेगुलर डेली रूटीन एक्टिविटीज करना में मतलब पॉसिबिलिटी नहीं रहती उसको। अगर फीमेल में ये इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो, तो क्या हो सकता है? हाँ मैम। एक मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको हाँ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, तो फिर उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैम बेसिकली एक प्रीटर्म बच्चे, मतलब बच्चे में एक प्रीटर्म बच्चा हो सकता है, वेट गेन करने में दिक्कत होगी, लो बर्थ वेट बेबी होगा, और हाइपोक्सिक भी बेबी हो सकता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो एनीमिया के होते अच्छा, शासन के द्वारा इस प्रकार तो जो एनीमिया है उसको दूर करने के लिए अक्सर समस्या देखी जाती है कि हमारी जो महिलाएं हैं और जो किशोरियां हैं, एडोलसेंस गर्ल हैं, वो इससे ग्रसित रहती है एनीमिया की प्रॉब्लम से। तो इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा, तो उनके बारे में बताइए। हैं। यस मैम, एक आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें मैम आयरन फोलिक एसिड के टेबलेट प्रोवाइड करी जा रही है यंग एज से सिक्स, मतलब अडोसेंट एज दोनों को, मतलब सभी वर्ग की एज में प्रोवाइड करी जा रही है। तो इसमें जो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट है वो महिलाओं के लिए और किशोरियां एडोलसेंस गर्ल होती है उनके लिए मतलब एक जैसा ही होता है, या अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसके लिए एक ही यस जैसी क्वांटिटी, एक जैसी टैबलेट होती है, मैम। उसमें अलग अंतर होता है? मैम डोज में अंतर होता है, 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड यूज होता है अब एडोलसेंट में, और 100 मिलीग्राम आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड यूज होता है प्रेग्नेंट लेडीज में, और अबाउट 19 ईयर एज। ओके। अच्छा, कलर में अंतर होता है टैबलेट में कि कलर एक ही होता है? मैम कलर में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मैम रेड टेबलेट और कलर बेस पे रहता है, एक रेड टेबलेट होती है और एक अपने ग्रीन टेबलेट जो होती है। ग्रीन या ब्लू? ग्रीन। ब्लू ब्लू, सॉरी, आप ग्रीन बोल रहे थे। अच्छा, ब्लू किसके ब्लू। लिए ग्रीन, और जो ब्लू है और रेड है वो किसके लिए होती है? मैम रेड जो प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेशन पीरियड प्रेग्नेंट लेडी में यूज होती है, और जो ब्लू होती है वो एडल्सेंट और यंग एज में यूज होती है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आईएमआर और एमएमआर क्या है? मैम आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, जो पर 1,000 फीटल डेथ होती है, इन्फेंट जो डेथ होती है अंडर 1 ईयर ऑफ एज।
और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर लेक जो ऑन डेट ऑफ फीमेल रहती है। अभी कितना है MMR? एमएमआर करंट एमपी में 177 173 पर लेक। श्योर है आप? श्योर है? यस, यस मैम। चलिए। अच्छा, आपने टीकाकरण के बारे में सर को कुछ बताया था, या वो बता रहे थे, तो UIP के बारे में हाँ थोड़ा बताइए, क्या है UIP? यूनिवर्सल। मैम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इसके अंडर में जो इंद्रधनुष योजना चलाई जाती है, जिसमें जो बेसिक जो बीमारियां रहते हैं उनका वैक्सीनेशन होता है कौन कौन सी बीमारी का एट नाम बता बर्थ। सकते मैम हैं? नाम। पोलियो हो गया मैम, नाम टीबी बताइए। पोलियो हो गया। टीबी के लिए बीसीजी, ओपीवी पोलियो के लिए रोटा वैक्सीन होती है मैम, पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है। अच्छा, एक प्रश्न और बता। मीजल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कितने वर्ष तक के बच्चों, मतलब अधिकतम जो एज है, वो कितना है इस प्रोग्राम के यस तहत जो टीके दिए जाते हैं, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए? मैम, 9 मंथ अप टू 9 इयर्स। 9 ईयर? यस मैम। 16 साल तक के बच्चे? यस। तो से आपको बोलना चाहिए था, बर्थ जब से होता है 0 से 16 साल तक के बच्चे, पूरा। ओके, ओके क्या आपको मैम। आंसर बताना चाहिए? अच्छा, डॉट्स प्रोग्राम के बारे में बताइए। मैम, डोट्स एक वेट एज मतलब वेट बेस्ड ट्रीटमेंट फॉर टीबी, हम्म। मतलब जिसमें अपन वजन के आधार पर अपन फिक्स्ड डोज की टेबलेट अपन टीबी के मरीजों को प्रोवाइड करते हैं। हम्म। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो टीबी रोग से ग्रसित है, तो वो टीबी रोग से निजात कितने समय में पा सकता है? अगर बात करूं न्यूज मैम, समय आज चल रही। हाँ। 6 महीने का ट्रीटमेंट बेस्ड रेजिम रहता है। 2 मंथ का इंटेंसिव फेज रहता है, 4 मंथ का कंटिन्यूअस फेज रहता है। ठीक है। मैम आपसे अब पूछेंगे। ओके, प्रतीक जी, ओके। आप मुझे, अगर कोई पेशेंट है आपके पास आता है और बताता है कि उसको अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, ठीक है, और पेशेंट हिस्ट्री में पेशेंट आपका एल्कोहलिक है, ठीक है, तो आप क्या, आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या होगा, और आप कैसे एग्जामिन करेंगे पेशेंट को? मैम, बेसिकली पहले पेशेंट को मैम देख के एक तरीके से जज कर सकते हैं। उसके बाद मैम, एक जॉन्डिस के लिए अपन वो कर सकते हैं, मतलब येलोइश कलर डिस्कलराइजेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर उसके बाद मैम बेसिक। प्रतीक जी, हम लेके चलते हैं कि पेशेंट फैटी लिवर है, ठीक है, ओके तब मैम। क्या कंडीशन हो सकती है और आप कैसे एग्जामिन करेंगे? मैम, फैटिक लीवर के लिए मैम यही एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो करना है अपन को, उसके बाद एक लैब एग्जामिनेशन में एलएफटी वगैरह करवानी है, अच्छा, लीवर LFT, फंक्शन आपने टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट का नाम लिया, तो आप और जो लिवर फंक्शन टेस्ट है उनके नाम बता दीजिए जो आप सजेस्ट करेंगे पेशेंट। मैम, एसजीओटी एसजीपीटी टू डिफरेंशिएट कॉजेस फ्रॉम अदर, लाइक वायरल हेपेटाइटिस या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को डिफरेंशिएट करने के लिए मैम एसजीओटी एसजीपीटी यूज कर सकते हैं। मैम, सुना ही नहीं दिया। टेस्ट का मैं रेंज पूछ रही हूँ। हेलो नॉर्मल मैम, रेंज, आवाज नहीं। एंजाइम का जो नॉर्मल रेंज है, ओके, ओके। हाँ मैम। हाँ, और वो क्या एक्सीड कर जाएगा, उसका रेंज पूछ रही हूँ। मैम, बेसिकली 45 इंटरनेशनल यूनिट जो रहता है जीओटी एसजीपीटी, और इस एक्सीड करता तो वायरल क्वेश्चन रहता। और मैम, 1 more than 1000 अगर एसजीओटी एसजीपीटी का रेशियो जाता तो वो अपना एल्कोहलिक कोर्स में आ जाएगा। ठीक है।
अभी आप वैक्सीनेशन बता रहे थे कि आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो अभी रिसेंट में एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, HPV टीवी। एग्जाम, है ना? ओके। उसके बारे में ओके बताइए। मैम, HPV वैक्सीन बेसिकली टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर इन वीमेन। मैम ये अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज प्रोवाइड कर रहे हैं, 16 ईयर रहता है मैम। और टू मैम इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के स्ट्रेन 11 और 18 के लिए जो वैक्सीन होती है ये। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है ना प्रतीक जी, उसमें 14 इयर्स तक मेंशन है ना? अगर जब आप ओके। बता रहे हैं अगर एज ग्रुप, तो एज ग्रुप सही बताना है ना, अप टू 14 इयर्स। और उसके ओके। ऊपर क्या अगर कोई चाहे कि मैं वैक्सीनेशन करा लूं इसका HPV वैक्सीन का, और उस ओके। वैक्सीनेशन और उसकी एज अबव 14 है, तो वो ओके करा सकता है क्या? और अगर कराता है तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल होगी? मैम, करवा सकता लेकिन बेनिफिशियल नहीं होगी। क्यों? अगर 14 ईयर से वो एज के ऊपर कोई कराता है ये वाला वैक्सीनेशन, तो उसके लिए नहीं होगा ये प्रिवेंटेटिव? प्रिवेंटेटिव तो नहीं होगा मैम। अच्छा। अच्छा, इंट्रावीनस होगा, इंट्रामस्कुलर होगा हमारा इसका वैक्सीनेशन? मैम IM, इंट्रामस्कुलर। ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ आशा वर्कर्स बता दीजिए, वैक्सीनेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आशा वर्कर्स का क्या रोल होता है? मैम, एक हेल्थ प्रमोशन का काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं मैम, एक तरीके से सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम का काम करते हैं मैम। ठीक है। और आप ना HPV वैक्सीन जो है उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अभी रिसेंट में उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत फंक्शन में है ना? ओके मैम। आपने अभी बताया था कि टीबी टीबी भी बहुत कॉमन है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ओ, ट्यूबरकुलोसिस। यस मैम। यस सो मैम। इतने सारे एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाए हैं गवर्नमेंट में, बट अभी भी टीबी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है ना? यस मैम। उसका कोई यस मैम। रीजन बताइए, आप क्या आपको लगता है इसका रीजन है? मैम, एक पुअर्टी जो मेन रीजन जो पुअर्टी रहती है मैम, एक फिर इलिटरेसी, फिर मैम अनहाइजीनिक जो लोग मतलब यहाँ पे ज्यादातर फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सोशल लोअर मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा बिलोंग करते हैं मैम, ऐसी जगह प्रिवलेंस ज्यादा रहता है टीबी का। ठीक है। अगर पल्मोनरी टीबी है पेशेंट को, और वो ट्रांसफॉर्म हो गई है अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ओके मैम। तो फिर उसका कंफर्मेशन टेस्ट क्या, आप क्या सिम्टम्स देखेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी के केस में, और फिर टेस्ट बता दीजिए, फंक्शनिंग जो टेस्ट आप कराएंगे। मैम, सिम्टम बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, गास्पिंग होगी मैम, और फिर वेट लॉस, और जो सिम्टम रहते हैं, और सीबी नाट जो स्प्यूटम सीबी नाट कंफर्मेटरी रहेगा। और पल्मोनरी टीबी के लिए मैम HRCT और ये करवान कंफर्मेटरी के लिए। ठीक है। प्रतीक जी, यस सर। व्हाट आर योर हॉबीज? सर, माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट, ठीक है। अजय बताइए, पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान सर एक मिड डे मील प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा, इसमें 1/3 ऑफ टोटल कैलोरी रिक्वायर्ड और 1/2 ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। तो अभी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अभी जो है पोषण अभियान का 2.0 जो है वो चल रहा है, तो उसमें क्या बदलाव किए गए हैं अभी? सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छी बात ये बताइए कि आपका जो पोषण अभियान का जो है वो उसकी
ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सर टू स्टंटिंग अंडर न्यूट्रिशन और इसको रोकने के लिए माल नरिशमेंट और स्टंटिंग को रोकने के लिए। अच्छा ये बताइए, एक बच्चा है जो फीवर है उसको, और उसके जो जो आपके साइंस है वो, मतलब साइंस काफी डेंजरस साइंस हैं, तो आपको उसको किस ओके तरीके से डायग्नोस करेंगे? सर, फीवर विथ डेंजरस साइन सर, एक अगर उसको एक निमोनिया की तरफ लेके जा सकते हैं, मतलब निमोनिया पेशेंट को, फिर उसको सर ग्रेडिंग के हिसाब से अगर फीवर विथ उस चेस्ट इनरोइंग वगैरह है तो सर एक बेसिक मैनेजमेंट ऑफ ओरल एंटीबायोटिक फॉर 5 days एंड फिर देन रेफर टू पीडियाट्रिक यूनिट एसएनसी वगैरह के लिए रेफर करना पड़ेगा सर उसको। ओके, अगर एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें कि निमोनिया नहीं है बट कफ प्लस माल न्यूट्रिशन है, देन व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? सर सर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जनरलाइज फीवर हो सकता है सर वो, सर ओरल एंटीबायोटिक, और सर एक एडवाइस करेंगे मदर को होम बेस्ड केयर के लिए, और सर मॉनिटरिंग के लिए एडवाइस करेंगे कि कोई से भी सिम्टम आए तो फिर अपन इन्फॉर्म करने के लिए। अच्छा ये बताइए, एन SNP क्या है? अ, सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे। चलिए ठीक है, हम्म। प्रतीक सजेवाल जी, जी सर। ये संक्रामक रोगों की नियंत्रण में एक मेडिकल ऑफिसर की क्या क्या भूमिका हो सकती है? सर मेडिकल ऑफिसर के दायित्व रहता है सर कि आइडेंटिफाई करना, उसको आइसोलेट करना, और फिर इंफॉर्मेशन को आगे जो अपने अथॉरिटी से उसको फॉरवर्ड करना। हम्म, ठीक। प्रतीक जी, आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए? सर मैं एक हार्ड वर्किंग हूँ, और मैं आगे सीखने की इच्छा रखता हूँ सर, और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे एक जो लोगों के बीच में की बेसिक प्रॉब्लम सर अच्छे से मैं जान सकता हूँ, और उनको आगे अगर जो भी सुविधा आगे प्रोवाइड करना है, या किसी किसी को आगे कुछ आगे के लिए अपन को रेफर करना, तो उनको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है। देख जी, आपका औपचारिक हाँ सर। साक्षात्कार यही समाप्त होता है। अब बारी है ओके सर। फीडबैक की, है ना? हाँ तो सर। हम लोगों ने इसमें सभी लोगों ने कुछ फीडबैक में लिख के दिया हुआ है, आप इसको हाँ सर। देखेंगे। वैसे आपके आत्मविश्वास का स्तर ठीक है, बातचीत करने का तरीका भी ठीक है ना? अभी ये है कि चूंकि जो ड्रेस अभी आपने पहना है, इसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया गया है, तो कोशिश करें हाँ कि सर। औपचारिक पोशाक में ही दे। उससे अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है ना? आप हाँ हर सर। इंटरव्यू को आप इंटरव्यू की तरह से लीजिए, तो आपका ठीक है सर। परफॉर्मेंस का लेवल और बढ़ जाएगा, है ना? आप ये मत हाँ सोचिए सर। कि आप समीक्षा इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ये मान के हाँ चलिए सर। कि आप लोक सेवा आयोग इंदौर में दे रहे हैं, तो आपका हाँ लेवल सर। और बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, है ना? और अभी जो ऐसे हाँ। आप या कभी कभी ऐसे कर रहे हैं या हम ऐसे, तो ये बिल्कुल नहीं करना होता है। ना तो बॉडी ओके सर। मूवमेंट होना चाहिए, ना हैंड मूवमेंट होना चाहिए, ना फिंगर मूवमेंट होना चाहिए, है ना? और आई कांटेक्ट बना के रखना होता है, ठीक है ना? तो हालांकि वो चूंकि कैमरे के सामने आप बैठे हुए हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जब फेस टू फेस हम लोग लेते हैं तो वो सब चीजें उसमें ज्यादा अच्छे से मूल्यांकन उसका हो पाता है। लेकिन अभी जो आपकी स्थिति है ना, जो हमने 15-20 हाँ आपका असेसमेंट किया, वो लगभग हर पोजीशन में ठीक रहा। बड़े धैर्य के साथ आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। एक आध जगह थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन ठीक है, वो चलेगा। तो आपको ऐसे ही आयोग में भी करना है कि अगर आपको आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको सारे फैक्ट्स याद हैं, सब कुछ अच्छे से है, तो उत्तर दीजिए। अदरवाइज जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे सही जानकारी या सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है, इस प्रश्न का सटीक हाँ। उत्तर हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पे आप सीधे सीधे सारी बोल दीजिए,
है ना, कभी ओके गलत सर। उत्तर मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर ये सब ओके। चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और बाकी जो हम सभी के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा उस पे, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट। ओके सर। अब जैसे आपसे मैंने पूछा था यूआईपी के बारे में, तो उसमें जो एज है वो 0 साल, 0 से लेके और 16 साल तक सभी टीकों की अलग अलग रहती है ना। तो उसमें आप 9 से हाँ। ऊपर का बता रहे थे, तो पर जन्म से ही तो उनको दिए जाते हैं बीसीजी वैक्सीन वगैरह, जन्म से ही, ठीक है। तो ये आपको बताना ओके। था। फिर मैम ने जो पूछा था तो उसमें 16 कर दिया, वो अलग था। सभी टीकों का ये तो ओके। मैंने ओवरऑल अगर बात करें प्रोग्राम की, तो मैंने पूछा था तो 0 से 16 बताना चाहिए था। बाकी किसी पर्टिकुलर अगर वैक्सीन की बात चल रही है तो उस हिसाब से तो बताइए। उसका अलग अलग रहता है ना, ठीक है, एक जनरल होता है, एक गलत ओके पर्टिकुलर मैम। नहीं है, उसमें हाँ सॉरी बोल सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न के उत्तर दिए ही जाए, है ना। अक्सर ओके सर। अभ्यर्थियों को ये लगता है ना कि नहीं, जब हम सारे प्रश्न के उत्तर देंगे, उनका जो भी प्रश्न पूछेंगे हम उसका उत्तर देंगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं, है ना। आप सही उत्तर देंगे तो, अदरवाइज गलत देंगे तो नंबर मिलने के बजाय नंबर कट जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप प्रश्न को ठीक से समझें, उसके बाद ही उत्तर दें। और जो ये आपका डेफ है ना, इसको बहुत ओके ठीक सर। से करें। इसमें आपने बहुत मतलब आधी अधूरी जानकारी दिया है ना। इसको बहुत सीरियसली भरा करें, बहुत ठीक से भरें, है ना। अब तो एक पेज का आपका डेफ आ गया है ना, तो उसको जब भी ओके भरिएगा सर। बहुत बहुत ठीक से भरिएगा। और अभी इसमें आपने अपनी कोई अभिरुचि नहीं लिखा है, ओके सर। तो एक अभिरुचि तैयार कर लीजिए। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन बोर्ड जब कुछ नहीं मिलता है ना तो अभिरुचि से लिखना शुरू कर देता है ना। या आपके ओके सर। साथ बातचीत शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जिस पर वो आपके साथ बातचीत शुरू करे। तो थोड़ा सा ओके। अभी अगर टाइम हो तो कोई अभिरुचि तैयार कर लें, और उसमें ऐसा अभिरुचि तैयार करें कि आपसे 5-6 प्रश्न अगर पूछे जाए तो उसका आप उत्तर दे पाए, है ना। अब जैसे मान लिया आपने कहा क्रिकेट खेलना या देखना, और ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में कौन सा कप जीता गया है, कौन सा ट्रॉफी किससे क्रिकेट से रिलेटेड है, कितने प्लेयर होते हैं, बैट बॉल की कितनी लंबाई, कितना वजन होता है, तो बेसिक बातें तो कम से कम जानकारी रखनी ही चाहिए ये होता है। ओके सर। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। ओके सर। और बाकी हम अगले में फिर मिलते हैं आपसे, इसकी तैयारी करिए तब ओके आप। सर। ओके, आप लग आउट हो सकते ओके सर, अभी क्या प्रिपेयर्ड नहीं था मैं, मतलब आज हैं। ड्यूटी करके ही आया था, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो जब थोड़ा, आप, और जी फर्स्ट जी, टाइम था इंटरव्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट आई है आपका, तो उसके हिसाब हाँ से हाँ, फर्स्ट टाइम था। तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा है। फर्स्ट के हाँ हिसाब सर से भाई, बहुत अच्छा रहा है फिर ना। और इम्प्रूव कर लूंगा अगले अगले इंटरव्यू तक तो। हाँ, अगले में थोड़ा सा आप अपनी ओर से बहुत अच्छा, कब ताकि हाँ तैयारी सर, ताकि थोड़ा ये मेरे को, मलाल ना रहे कि हमने अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाया। अगली बार आपने सर वो पूरी डेप तैयारी के साथ आना। डेप पे थोड़ा वर्क करना मुझे, और थोड़ा बेसिक अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन पे थोड़ा हाँ, वर्क करना भी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर काम कर लीजिए अच्छे से। ठीक, ओके सर। आप लगाओ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। गुड चलो, डे। गुड डे सर, गुड डे मैम। थैंक्स। उनकी तो डेट भी चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है। चल रहा है इनका, तो चल तो रहा है। अभी हो गए, कब करेंगे तैयारी फिर ये। हाँ हाँ। आदमी कोई भी काम पूरी तैयारी के साथ ही करना चाहिए। उससे क्या होता है, आधे अधूरे तो मन में ये रहता है नहीं, अभी तो ऐसे किए थे तो ऐसा रहा है, पूरा करेंगे तो हो जाएगा, और वो पूरा कभी होता ही नहीं। इसलिए वो एक्सक्यूज नहीं, आप जो भी काम करिए अपनी पूरी तैयारी के साथ। सर आपके लिए पन्नी है। और पानी और मैं पीता भी नहीं हूं ना, इसलिए भी नहीं दिया होगा, वो मंगवाता हूँ अपना, क्योंकि आज तो मेरा भी गला सूखता है तुरंत। मौसम अचानक से बहुत ठीक हाँ, हो गया। मैंने तो पी लिया गर्म करके, भैया ने गर्म कर दिया। तो नहीं आई कब ना, इतना बजाइए। टाइमर आ गया सब। यही बैठी थी तो भी कितनी देर हो गई, टाइमर आ गया। हाँ, चलो इस वक्त में हो कहीं बाहर। अच्छा अच्छा, वो है जहाँ मैं अपना हेलमेट और पानी रखता हूँ ना अलमारी में,
उसमें से मेरा वो थर्मस लेते हो। कितने का, 10 का? मेरा ही वाला है ना। हाँ। मैं फोन पे कर दे रही है। ठंडी में खूब ठंडी लग रही थी तो लग रहा था यार जल्दी गर्मी आ जाता। गर्मी आई तो ऐसी गर्मी आ गई कि अब खराब होने लगा। नॉर्मल मौसम होता ही नहीं है कभी। नॉर्मल होगा, बिग एटमॉस्फेयर में चलेगा सर, इतनी किसमें? उमस होती है मुंबई। अरे वहाँ उमस होती भाई, गया हूँ 2 दिन का, भी जाना है ना, 10 मई को जाऊंगा। मैं लेकिन स्पेन हर बार गया तो एक बार 1.5 दिन के लिए गया, एक बार 1 दिन के लिए गया। इस बार 1 हफ्ता रहूंगा मैं। 10 मई को जाऊंगा, 11 मई को पहुंचूंगा, 11 से 16 तक रहूंगा, फिर 16 के शाम को चलूंगा, 17 को आ जाऊंगा। पूरा मंदिर को सैटरडे सभी पूरा पूरा रहूंगा। अच्छा वहीं पूना चले जाइए, वहां सही है, और रांची में सही है, बंगलोर सही है, रहने लायक जगह ये सब ठीक है। तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों का कौन सा काम रहता अरे है। बाहर बैठी है यहीं पे, पता नहीं। अभी तो मैं गई तब तो बाहर ही बैठी थी मैडम। डायरेक्टर सर ने कितनी बार कहा रखा है कि मतलब हो रहा वहीं बैठा करो, यहीं रहा करो। ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ पे रहते नहीं। अब ये समय डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा तीन है। चार बार हो चुका है। तब से अब फीडबैक देते हो ना, तभी बजाना शुरू कर देते हैं। हाँ और क्या। हाँ क्योंकि उसके बस तो 2-4 मिनट में खत्म ही होने वाला रहता है। अरे मैं कहा टाइमर आ गया, तब से 3-3 बार बेल बजा से।